तो महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त काफ़ी गर्म है। महाराष्ट्र में जल्दी चुनाव हो सकते हैं और महाराष्ट्र में आपको मालूम है काफ़ी कुछ घट रहा है महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच। हमारे साथ रोहित पवार हैं, शरद पवार के पोते हैं, कर्जत जामखेड से विधायक हैं, एनसीपी का भविष्य है, महाराष्ट्र की सियासत का भविष्य इनको कहा जा रहा है। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। महाराष्ट्र की सियासत बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है जब से ये बहुत कुछ घटा है पिछले कुछ सालों में। अब चुनाव क्योंकि नज़दीक है, क्या घट रहा है महाराष्ट्र में? एक तो इंटरेस्टिंग डेफिनेटली हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 से अगर आप देखो तो जिस तरीके का पॉलिटिक्स, जिस तरीके की राजनीति वहाँ पे की जा रही है, उसका जो क्वालिटी है वो घटते जा रहा है। वहाँ पे फैमिली को तोड़ा जा रहा है, पार्टी को तोड़ा जा रहा है, पैसों का वापर बहुत जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है। लो लेवल पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं कि छोटे जो नेता होते हैं जानबूझ के उनको प्रमोट किया जाता है कि बड़े नेताओं के खिलाफ बोला जाए। तो वहाँ पे जो पॉलिसी बेस्ड पॉलिटिक्स होता था महाराष्ट्र में, आज अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा। आज मोस्टली पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ निर्णय लिए जा रहे हैं। फाइनेंशियली महाराष्ट्र स्टेट का जो ट्रेजरी है वो अभी अंडर प्रेशर है। तो जो चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा, और अच्छा नहीं चल रहा इसलिए वहाँ के जो लोग हैं, अभी आने वाले विधानसभा का जो इलेक्शन है वहाँ पे ये जो बीजेपी और महायुति है उनको वो हरा देंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है। जो विचार है बीजेपी का उसको अगर हराना है तो एक आध स्टेप हमको भी पीछे लेना होगा। अभी देखो लोकसभा में अगर आप देखो, हमने 10 सीट पे वहाँ पे चुनाव लड़े थे और वहाँ पे हमारा जो स्ट्राइक रेट था ऑलमोस्ट 80 था। एक जो सीट थी जो साता रखी थी बहुत कम वोटों से, वो भी वहाँ पे अलग टाइप का जो सिंबल था वो इस्तेमाल किया था, लोग कंफ्यूज हो गए। तो हमारा वैसे देखा जाए तो स्ट्राइक रेट 90 है। साहब का कहना है कि कभी कभार जब एक विचार की लड़ाई होती है, जब हम लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, विचार के लिए लड़ते हैं, तब सब हमको ही चाहिए, ऐसे न करते हुए दोस्तों के साथ में लेते हुए एक आध 2 सीट कम मिले तो भी चलेगा, लेकिन आगे वाला जो व्यक्ति है या पार्टी है उसको हराना है और वापस महाराष्ट्र को। नहीं तो आगे वाले को हराने का मतलब, जैसा आप कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये भी लगता है कि आप लोगों ने सीएम पोस्ट पर भी अपनी दावेदारी छोड़ दी है, आप नहीं दावेदारी करेंगे उस पर अपनी? पवार साहब ने खुद कहा है कि हमारे यहाँ से कोई भी सीएम के लिए इच्छुक नहीं है। मतलब नो सीएम फ्रॉम एनसीपी शरद पवार? नो सीएम, ओनली फाइटिंग। तो फिर ये कांग्रेस और शिवसेना के बीच होता है अगर सत्ता में आते हैं तो? ऐसे साहब का स्टेटमेंट तो वही है। उद्धव ठाकरे? देखो अभी फाइनली जब फाइनल आंकड़े आएंगे, हाँ। और मुझे भी ये भी लगता है कि आंकड़ों के बेसिस पे नहीं रहेगा। हाँ। पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब और राहुल गांधी जी, मतलब लोकल लेवल जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उनको भी विश्वास में लिया जाएगा। बट मुख्यमंत्री किसको करना है वो फाइनली राहुल गांधी जी साहब और उद्धव ठाकरे साहब फाइनल करेंगे। बाकी नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उद्धव ठाकरे दिल्ली आके गए, सबसे मिलके गए, बड़े अपने गठबंधन के बड़े नेताओं से मिलके गए। ऐसा लगा कि कहीं कुछ वो उनके दिमाग में है जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। अभी बात तो हो गया है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखो वो किन से मिले, सोनिया गांधी जी से मिले, राहुल गांधी जी से मिले, पवार साहब से मिले। मतलब मिलने किसको मिलने आए थे? तो जो महाविकास आघाड़ी के नेता है इन्हीं को मिलने आए थे, और एक जगह पे सब मिलते हैं। उसके कारण उन्होंने किया। मुझे लगता है कि ये जो फाइनल चेहरा का जो विषय है वो शायद बाद में ही होगा। तो क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है तो क्या आघाड़ी में अब सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई है? चालू हो गई, बहुत सारी बातचीत एक लेवल पे भी आई है, और बहुत जल्दी थोड़े थोड़े सीट वहाँ पे डिक्लेयर होना भी चालू हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि चाचा ने अभी मानी अपनी गलती कि मुझे अपनी बहन के खिलाफ अपनी बीवी को इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहिए था, वो दूसरी गलती मान लें कि मुझे फिर से शरद पवार जी के साथ जाना है, तो क्या उनके लिए महाविकास आघाड़ी के दरवाजे खुले हैं? देखो मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ। एक तो उन्होंने जो निर्णय लिया था, हाँ, वो निर्णय मन से नहीं लिया था। हाँ, उनको कुछ अड़चने थी, हम सबको मालूम है, और वो अड़चने अभी भी है। तो वो जो हुक होता है जो भी होगा, तो वो तो बीजेपी ने लगा के रखा है। तो वापस आएंगे नहीं आएंगे वो क्वेश्चन ही नहीं आता। और दूसरी बात, अगर बीजेपी का इक्वेशन अगर देखें तो वो फुल फ्लेज राजनीति करके एक ही पार्टी को आगे लेके जाते एक, और गठबंधन अगर हो तो वहाँ पे अगर उनको बहुत अच्छे दिन नहीं लग रहे या इक्वेशन अच्छे नहीं बैठ रहे, तो वो इलेक्शन आगे आगे पुश करेगी। जैसे क्योंकि सरकार में भी शामिल नहीं हुए, उनकी मांग नहीं मानी गई, तो आपको लग रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है बीजेपी के साथ? नहीं, कितना भी अनकंफर्टेबल हो, लेकिन बीजेपी को वो नहीं छोड़ेंगे ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है। मुझे क्या कहना है कि अभी देखो
प्रधानमंत्री साहब लाल किले से बताते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब एक ही टाइम पे सब इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन का जो प्रमुख है वो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर हरियाणा हम साथ में लेंगे, महाराष्ट्र बाद में लेंगे। मतलब कहा तो भी ये डरे है, और हरियाणा में भी अभी वो बोल रहे हैं कि आगे लेना पड़ेगा या जो भी मांग उनकी हो। तो अभी बीजेपी के जो इक्वेशंस है या जो सर्वेज है वो आईबी के हो या इंटरनल सर्वेज हो या सर्वे एजेंसीज के हो, वो उनके हित में नहीं जा रहे। तो मुझे जो लगता है कि एक थर्ड फ्रंट तैयार किया जाएगा, उसमें अजीत दादा को पुश किया जाएगा, उनके पक्ष को, और 2-3 पक्षों को एक साथ में मिले और अलग लड़ेंगे। और उनका एक ही काम होगा, जीतना काम नहीं होगा, उनका काम होगा कि शरद पवार साहब का जो पार्टी है उसके वोट काटो, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी है उसके वोट काटो, जैसे मन से उनके साथ आ सकती है। और दूसरी बात, शायद एक और एक पार्टी है जो हम कहते हैं कि संविधान के लिए वो लड़ती है, तो वो भी अगर थर्ड फ्रंट में आए तो वो शायद वो जो एक संविधान पे विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, हम तो सब ही है, लेकिन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का एक इक्वेशन वहाँ पे किया जाएगा थर्ड फ्रंट में, और उनको सिर्फ एक ही काम दिया जाएगा कि हम जो पुरोगामी विचार है या प्रोग्रेसिव विचार के पार्टी है उनके वोट खाने का। आप कह रहे हैं कि एक थर्ड फ्रंट तैयार किया जाएगा ताकि महाविकास आघाड़ी के वोट काटे जा सके। उसको हम मराठी में सुपारीबाज बोलते हैं। सुपारीबाज मतलब सुपारी लो, सुपारी मतलब आप कुछ एक अंडरस्टैंडिंग करो। अंडरस्टैंडिंग एक ही होगा कि महाविकास आघाड़ी के जो भी जो एमएलएस खड़े होंगे उनके वोट खाने की सुपारी वो लेंगे, और सुपारीबाज ये जो पक्ष है या नेता है वो आगे आपको अभी आते हुए दिखेंगे। मतलब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताई आपने कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इतना सब कुछ घट रहा है और आप लोगों को भी पता है, तो आप लोग इसको रोकेंगे कैसे रोकेंगे? अभी ये अगर नेताओं को अगर बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया होगा, या दूसरी बात ईडी वगैरह का हुक लगाया होगा, या और कुछ और भी कारण होते हैं, बिकॉज ईडी का हुक तो आपको भी लगाया, आपसे हम कहाँ पे डरते हैं, कुछ गलत किया ही नहीं। और दूसरी बात, बहुत जगह पे ऐसे भी होता है कि उनके पास बहुत अलग अलग टाइप के वीडियोस भी होते हैं, और ये सब लेके वो ब्लैकमेल, तो ये जो ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स है वो बीजेपी बहुत माहिर है। और तो आपके चाचा को कौन सा हुक लगाया? अभी ईडी का तो दिख ही रहा है ना। वैसे आप अगर देखें तो कभी कोई भी क्लियर नहीं होता, कोई भी केस क्लियर नहीं होता, वो वैसे ही रहता है, सिर्फ एक्शन नहीं हो रही। वो बोलते हैं ना, मेरे अंकल जैसे कहते हैं पवार साहब कि कबर्ड में रखे जाते हैं सिर्फ पेपर्स, बाहर कब लाएंगे वो देखा जाएगा। टाइमिंग। अच्छा, एक टाइमिंग जब हम बात कर रहे हैं तो सामने एक टाइमिंग इस वक्त ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विशालकाय मूर्ति इस वक्त आप देख रहे हैं, इन्हीं की एक मूर्ति सिंधुदुर्ग में थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था, और वो अब प्रतिमा गिर गई, उसको लेकर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। आपको क्या लगता है इसमें कौन जिम्मेदार? देखो, मैंने खुद महाराष्ट्र में जो ये सरकार है 2.5 ईयर से, उन्होंने 40-50 हज़ार करोड़ का जो करप्शन किया है वो मैंने खुद वहाँ पे विद पेपर्स वहाँ पे मीडिया के सामने लाया है। अभी ये जो मूर्ति है, ये जो जिसके आगे हम नतमस्तक होते हैं, तो उसमें अगर आप देखो तो वो 2 करोड़ की मूर्ति थी, और वहाँ पे मोदी साहब लैंड होने के लिए जो हेलीपैड बनाए थे वो 2.5 करोड़ के थे, और जो कार्यक्रम उस दिन हुआ था वो तामझाम जो हुआ था उसके लिए 75 लाख खर्चा आया। मतलब तामझाम और वीआईपी लोगों के लिए 2.75 करोड़ का इस्तेमाल हुआ था, यूज़ हो गया था। वो भी टेंडर होने के पहले काम चालू किया था, मतलब टेंडर होने के पहले वर्क ऑर्डर दिया था, ये कभी नहीं होता। ये भी गलत चीज़ वहाँ पे हुई, मतलब जो टेंडर दिया गया वो दोस्तों को दिया गया, वहाँ पे करप्शन हुआ। अनफॉर्चुनेट चीज़ है, इन्होंने 50,000 करोड़ का तो करप्शन किया, लेकिन जिस व्यक्ति जिस विचार के सामने हम सब नतमस्तक होते हैं, हम झुकते हैं, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज उनका जो आइडल था उसमें भी उन्होंने करप्शन किया। ये जो चीज़ है ना वो लोगों को अच्छी नहीं लगी। तो आपको लगता है ये नीचे तक जाएगा और लोग इसको पसंद नहीं करेंगे? बीजेपी ऑलरेडी लोगों ने इसका विरोध चालू किया। इसका विरोध करना, देखो, मैंने खुद महाराष्ट्र में जो ये सरकार है 2.5 ईयर से, उन्होंने 40-50 हज़ार करोड़ का जो करप्शन किया है वो मैंने खुद वहाँ पे विद पेपर्स वहाँ पे मीडिया के सामने लाया है। अभी ये जो मूर्ति है, ये जो जिसके आगे हम नतमस्तक होते हैं, तो उसमें अगर आप देखो तो वो 2 करोड़ की मूर्ति थी, और वहाँ पे मोदी साहब लैंड होने के लिए जो हेलीपैड बनाए थे वो 2.5 करोड़ के थे, और जो कार्यक्रम उस दिन हुआ था वो तामझाम जो हुआ था उसके लिए 75 लाख खर्चा आया। मतलब तामझाम और वीआईपी लोगों के लिए 2.75 करोड़ का इस्तेमाल हुआ था, यूज़ हो गया था। वो भी
टेंडर होने के पहले काम चालू किया था, मतलब टेंडर होने के पहले वर्क ऑर्डर दिया था। ये कभी नहीं होता, ये भी गलत चीज़ वहाँ पे हुई। मतलब जो टेंडर दिया गया वो दोस्तों को दिया गया, वहाँ पे करप्शन हुआ। अनफॉर्चुनेट चीज़ है, इन्होंने 50,000 करोड़ का तो करप्शन किया, लेकिन जिस व्यक्ति जिस विचार के सामने हम सब नतमस्तक होते, हम झुकते, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज उनका जो आइडल था, उसमें भी उन्होंने करप्शन किया। ये जो चीज़ है ना, वो लोगों को अच्छी नहीं लगी। तो आपको लगता है ये नीचे तक जाएगा और लोग इसको पसंद नहीं करेंगे? बीजेपी ऑलरेडी लोगों ने इसका विरोध चालू किया। उसका विरोध करना डेफिनेटली हम तो उसका विरोध करते हैं। हम अजित मतलब पवार भी कह रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। तो अभी उनको वही तो बोल रहा, थर्ड फ्रंट की शुरुआत हो गई, अभी वो बैटिंग करना चालू कर दिए, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, मेरा आपकी कभी बात हुई अलग होने के बाद उनसे? नहीं, कभी नहीं, कोई बात नहीं हुई। नहीं। अच्छा, ये अब अजीत पवार अगर कभी आते हैं तो आपकी क्या राय होगी? इनको लेना चाहिए एनसीपी में या नहीं लेना चाहिए? नहीं, देखो, जो नीचे के कार्यकर्ता है, जो छोटे कार्यकर्ता है, जो लोकसभा में हमारे साथ मिल के लड़े थे, उन सबका कहना है कि अभी जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें जो निष्ठावंत है, जो स्वाभिमान के साथ रहे, जो विचार के साथ रहे और लड़े, डरे नहीं, भाग नहीं गए, उनको ज़्यादा ताकत देने की जरूरत है। जो लोग भाग गए, जो लोग डर गए, उनको ताकत नहीं दी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी देश में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है और वो है एक डॉक्टर के साथ रेप और उसका मर्डर कोलकाता में। उसके बाद हमने देखा बदलापुर में भी बच्चियों के साथ बहुत गंदा काम हुआ। एक यंग लीडर होने के नाते आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, देखो, हमने तो शक्ति कायदा बनाया था महाविकास आघाड़ी में, केंद्र सरकार को हमने भेजा था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अड़चन बताई। उन्होंने कहा कि शक्ति नाम क्यों रखा है, उसको नंबर दो, ये फालतू रीज़न था। और दूसरी बात हमने बताया था महाविकास आघाड़ी के 2 महीने में जो भी किसी भी लड़की पे ऊपर, औरत के ऊपर, महिला के ऊपर अगर अन्याय होता है, 2 महीने में वो केस हम सॉर्ट आउट कर देंगे। दिल्ली वाले लोग बता रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बता रहे हैं 2 महीना क्यों, उसको ज़्यादा भी लग सकता है। मतलब वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट, और वो बोल रहे हो। तो ये जो कायदा है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात कैसे कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कल ही चंद्रकांत दादा जो मिनिस्टर है, उनका सत्कार किसने किया? एक मर्डरर ने किया, मतलब एक गुंडा ने किया। अजित पवार के जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा में, उसमें प्रचार किसने किया? बहुत सारे गुंडाओं ने किया। सीएम साहब गुंडों के साथ दिखते हैं, डीसीएम साहब गुंडों के साथ दिखते हैं। तो परसेप्शन अभी गुंडों में ऐसा हो गया, बॉस ये अपना सरकार आ गया, लोगों का नहीं। शिंदे सरकार का परसेप्शन गुंडों की सरकार का परसेप्शन नहीं, अभी अनफॉर्चुनेटली वही दिख रहा है ना, सब जगह वही फोटो आ रहे हैं, सब वही वीडियोस आ रहे हैं। लोगों को अभी लग रहा है कि बॉस ये गुंडों को अगर डर नहीं लगता मंत्रियों का, क्योंकि मंत्री के पास अगर जाना है तो उनका जो सिक्योरिटी रहता है, पुलिस रहता है, उसका कुछ तो इंस्पेक्शन होता है या कुछ तो उसका एनालिसिस होता है, वो किसी को भी आने देते हैं। और ये जो गुंडा लोग वहाँ पे आते हैं तो वो फोटो दिखा के लोगों को बोलते हैं देख मंत्री भी मेरे साथ है। ये जो हो रहा है ना, उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो नेगेटिव मेंटालिटी के लोग हैं, उनको इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट मिल रहा है, और वो चीज़ महाराष्ट्र में हो रही है। और दूसरी बात, ये जो शिंदे गट है या अजित दादा के, उनके जो एमएलएज है, सबको 5-5, 10-10 पुलिस दिए हैं। हमारा मुझे भी मिल सकता है, लेकिन हमने नहीं लिया, एक भी नहीं लिया। तो हमारा कहना ये अभी रिलीव कर दो, या आप पुलिस भर्ती कर लो। महिलाओं का जो आरक्षण है इसमें, वो करना चाहिए 30-35% तक, क्योंकि महिला कांस्टेबल्स का जो रेशो है महाराष्ट्र में बहुत कम है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा, मतलब अब प्राइमरी एजुकेशन से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके आगे तक। और दूसरी बात, 1-2 एग्जाम्पल ऐसे करने पड़ेंगे कि किसकी की औकात नहीं होगी या डर बैठना चाहिए कि बॉस किसी भी लड़की के तरफ अगर देखा तो बहुत बुरी हालत होता है। जैसे कि मुझे लगता है दुबई में कोई सोच भी नहीं पाता कि किसी लड़की के तरफ देखे। ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट कुछ कर सकते हैं, अभी देखना पड़ेगा। वो ह्यूमैनिटी एंगल भी है, एनकाउंटर जैसी कुछ बात वैसे नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसी चीज़ कड़ी सजा। दुबई में का एग्जांपल दे रहे हैं आप? दुबई मतलब वहाँ पे कोई वैसे सोचता भी नहीं, तो वैसे जो स्ट्रिक्टनेस वहाँ पे है उसका सोचना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी या इंडिया में भी उस तरीके का कुछ कर सकते हैं क्या? वहाँ पे जाके आप देख लो, कोई भी वहाँ पे केस इस तरीके के दिखाई नहीं देते। यूएस में दिखती है, यूरोप में दिखती है, सब जगह दिखती है। और महाराष्ट्र में अगर कुछ करना है तो उस एंगल से, या हमारा जो शक्ति कायदा उसको भी सपोर्ट किया तो भी हो जाएगा। रोहित पवार को क्या पसंद है फ्री समय में, क्या हॉबी? रोहित पवार क्या राजनीति नहीं करते तो क्या करते हैं? अभी तो बच्चों के साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि टाइम ऐसे फास्ट निकल जाता है कि ये जो बचपन है, बचपना है मेरे बेटे का, बेटी का, वो वापस तो नहीं आने वाला। कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन बनूं या बिजनेसमैन बनूं, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या सपना है आपका आगे चलकर, क्या बनना चाहते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, क्या? मैं एक ही कहूँगा कि अभी कोई भी अच्छा काम करने के लिए बहुत फॉलोअप लगता है।
इसको मिलो, उसको मिलो, फिर इसके पैर पकड़ो, उससे काम कर लो। काम तो लोगों का होता है। एक ऐसा पोस्ट हो या ऐसी चीज़ हो या ऐसी ताकत हो कि एक फ़ोन पे किसी का भी कोई भी अच्छा काम एक ही झटके में होना चाहिए। ऐसी पोजीशन जो भी हो वो मिलनी रोहित चाहिए। पवार चाहते हैं एक फोन पे काम हो जाए। क्या बात है रोहित। लोगों के हित का। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, डेफिनेटली उन्होंने जो परिश्रम किया है, जो एफर्ट है, मतलब उन्होंने जो यात्रा निकाली थी उसके कारण उनका जो कनेक्ट हुआ, उनका जो परसेप्शन है, अभी जो अग्रेसिव स्टांस वो लेते हैं और कमिटमेंट जो आज उनकी तरफ से दिखाई जाती है वो डेफिनेटली वेलकम की जा सकते और हैं। नरेंद्र मोदी? नहीं, मोदी साहब का कैसे कि एक तो ऑरा डेफिनेटली ही इज़ अ बिग लीडर। हाँ। मतलब कहाँ भी उनकी चर्चा नहीं थी। वो सीएम थे एक राज्य के, अभी वो प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। तो डेफिनेटली उनमें कुछ ना कुछ तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि एक आध व्यक्ति को अगर खुद के इतना मतलब बोलते हैं ना सेल्फ सेंट्रिक अगर हम बनना चालू कर देते हैं तो लोग आपको सिर्फ आपके बारे में अच्छी चीज़ बताते हैं और उसके कारण जो पॉलिसी लैप्सेस हो रहे हैं इस इंडिया में, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ले लो या आप जो पत्रकार की तरफ का वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान या लोकशाही जो रहनी चाहिए, वो जो चीज़ें हैं ना वो शायद वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तो इसके कारण एज अ लीडर डेफिनेटली इज़ अ बिग लीडर। एज फार एज विजन इज़ कंसर्न, दैट विजन इज़ नॉट राइट फॉर इंडिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, शरद पवार की विरासत कौन संभालेगा, सुप्रिया सूले या रोहित पवार? देखो, सुप्रिया ताई है, वो हमारे मार्गदर्शक है और ये जो लेगेसी सबको है, उनको भी है, मुझे भी है, और हम साथ में आगे पवार साहब की जो लेगेसी है, उनका जो भी काम है वो आगे लेके जाएंगे। और सुप्रिया ताई ने वो जगह ली तो आई वुड बी हैप्पी, यू नो, उनके अंडर काम करने में मज़ा भी आएगा। और दूसरी बात, ये जो आप बोलते विरासत वगैरह वो ऐसे ही नहीं मिलता, वो लोग देते हैं। अगर आप उस तरीके से काम करते हो, उस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से आप लड़ते हो, अगर आपको संघर्ष करने की भूमिका हो या अगर आपको भागना है तो लोग आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए आप जिस तरीके से काम करते हो उस तरीके को देखते हुए लोग आपको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू रोहित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रोहित पवार जो कि विधायक हैं एनसीपी शरद पवार गुट के, और अब महाराष्ट्र चुनाव क्योंकि नज़दीक हैं तो उसके भी काम में लग गए हैं, हमसे बात कर रहे थे। आगे फिर इनसे बात करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।